हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडुपात में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर को जानेंगे। हम सभी जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है और हम यह भी जान चुके हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मनुष्य और अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मनुष्य और अन्य जंतु अपना भोजन पौधों, जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इनका नियमित उत्पादन और प्रबंधन आवश्यक है। जब चीज़ें जिस चीज़ से प्राप्त होती है उसको बचाना आवश्यक होता है ना, इसलिए जब भोजन मनुष्य और जंतु का भोजन पौधा और जंतु से होता है, इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है, उनका प्रबंधन जरूरी है, उनका उत्पादन नियमित रूप से जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या वो कृषि कार्यों पर आधारित है और कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। अब बात आती है फसल की। तो अगर फसल की परिभाषा के बारे में जानना हो, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। क्या फसल कैसे होता है, क्या होता है? तो बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं, जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल। अब बात आती है कि आपने भी देखा होगा कि हर फसल एक ही ऋतु में नहीं होता है। कुछ फसल वर्षा ऋतु में होता है, कुछ शीत ऋतु में होता है, कुछ ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो कौन सी फसल किस ऋतु में होता है और उसको क्या नाम दिया जाता है, आइए उसको जानते हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को खरीफ कहते हैं। शीत ऋतु यानी ठंडा में रबी फसल उगाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? जायद फसल उगाई जाती है। क्लियर है? चलिए, यहाँ अगर हम ये जाने खरीफ कब होता है? खरीफ वर्षा में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। रबी कब होता है? रबी आपको शीत में होता है। और जायद कब होता है? जायद आपको ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है, मुख्य बातों को हम जानेंगे। अब फसल के उत्पादन को देखते हैं और उसके क्रियाकलाप को देखते हैं। फसल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप होते हैं। कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं? तो मिट्टी तैयार करना, फिर बीजों का चयन करना, फिर बुआई होती है, फिर उसकी सिंचाई होती है, फिर इसको निकौनी होती है, तब कटाई होती है और फिर उसकी दहाई, उसाई एवं सफाई और फिर उसका भंडारण होता है ना। चलिए अब इसको हम सब लोग संक्षेप में धीरे धीरे जानेंगे। अब देखिए, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है और जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है। लेकिन आज के ज़माने में क्या क्या आ गया है, हो गया आके आप आज तो अब ट्रैक्टर से जुताई होती है ना। अब ट्रैक्टर से जुताई होती है तो क्या होता है? अब ट्रैक्टर से जुताई होती है और जुताई में क्या होता है? मिट्टी की जुताई में पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं, इसलिए कहा जाता है खेत में बहुत हाल हो गया। जब जुताई हो जाती है तो खेत में हाल हो जाता है, पोषक तत्व नीचे से क्या होता है? पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो मिट्टी की जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंचती है जब अच्छे से जुताई खेतों की हो जाती है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, केंचुए और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। किससे? जुताई से। और ह्यूमस का निर्माण भी तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी एक महत्वपूर्ण कार्य है। पहले बुआई कैसे होता था? 2 बैलों की मदद से होता है, लेकिन वर्तमान में किसी से होता है? ट्रैक्टर से, पावर टिलर से जुताई का काम होता है। ठीक है? अब जुताई में क्या होता है? बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं ना, उसको तोड़ा जाता है, पाटल या चौकी के प्रयोग किया जाता है, जिसको हम हेंगा बोलते हैं अपने गाँव में, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद आता है बीजों का चयन। ठीक है? अब जुताई हो गया, उसके बाद आता क्या है? बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड। अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बीजों का चयन
चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं। क्या कोई और तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों का को चयनित किया जा सकता है? इसको आप सोचिएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया आपको जुताई, बीजों का चयन। अब उसके बाद आता है बुआई। ठीक है, अब बुआई में क्या होता है? अब बुआई में होता है कि मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है ना। अब बुआई की क्या है? बुआई की दो विधियां प्रचलित है। कुछ बीज सीधे मिट्टी में छिड़क दिए जाते हैं जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि, और कुछ क्या हो जाता है कि छोटे छोटे पौधे कहीं और लगाए जाते हैं, फिर उनको उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयार कर पोषण किया जाता है। ठीक है ना, जैसे आपने धान की देखिए ना, बीज, इसका बीज कहीं और लगाया जाता है जिसको मोरी कहते हैं ना, कहीं और लगाते हैं, फिर उसको उखाड़ कर दूसरे खेत में बोते हैं। या ना, दो विधि हो गई ना। इस तरह बुआई भी आपकी होती है। अब देखिए जब बुआई होती है ना, देखिए एक तरह छिड़काव हो गया, ये गेहूं इस तरह से और भी फसल होती है, और एक ये धान वाला, दो तरीका हो गया ना। एक ये बुआई का तरीका हो गया, एक यह बुआई का तरीका हो गया, दो तरीके हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं खाद और उर्वरक मिलाना। ठीक है ना, खाद और उर्वरक मिलाया जाता है ताकि फसल में की उपज अच्छी हो। और यहाँ खाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक होता है और एक प्राकृतिक खाद होता है। तो आइए इसको जानते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अवशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग, सब्जियों आदि से और पौधे पत्तियों तथा अन्य जीव अवशेषों से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार की तैयार खाद कंपोस्ट कहलाती है। और गांव में लोग ऐसे ही नहीं होता है, गोबर वोबर उठाते हैं और गड्ढे में डाल देते हैं, धीरे धीरे जमा होता रहता है, जब भर जाता है तो मिट्टी से ढक देते हैं, फिर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। ऐसे ही ना गाँव के जो खाद ऐसे ही तैयार किए जाते हैं ना। चलिए, और एक और दूसरा खाद होता है यूरिया, सुने होंगे हम लोग, वो रासायनिक खाद होता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। उस खाद के अलावा कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। जो हमने कार्बनिक खाद अभी देखा ना कंपोस्ट का, उसके अलावा कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटासियम सल्फेट इत्यादि। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं और पौधों की जड़ तक आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने जाना उर्वरक के और कार्बनिक खाद के। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, एक बात देख लेते हैं कि हम लोग उर्वरक और रासायनिक खाद में क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फिर उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटासियम प्रचुरता में होती है और खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। लेकिन ज़्यादा फायदेमंद कौन सा होता है? ये खाद वाला ही होता है। क्लियर है? अब जैविक खाद के लाभ क्या होते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। जैविक खाद से मिट्टी की जल सूखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो इसलिए जैविक खाद जो है ना वो ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं सिंचाई, इरिगेशन। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। ठीक है, अब पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरी होती है वे पानी में घुलकर जड़ों तक, पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। अब पौधे में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है आपको क्या? जल। फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। फसल विशेष पर आप बताइए, कभी कभी होता क्या है कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, वर्षा के दिनों में कम जरूरत पड़ती है, सर्दी के दिनों में कम जरूरत पड़ती है। अब कुछ ऐसे फसल होते हैं ना जिसको ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जैसे धान और गन्ना, इसको अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सरसों, चना
अलसी यानी तीसी, इसको कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी में होता क्या है कि इसकी जल धारण क्षमता कम होने के कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होगी, और इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है ना। तो डिपेंड करता है मिट्टी पर भी, फसल पर भी और ऋतुओं पर भी कि कैसे सिंचाई की जाती है। और सिंचाई के स्रोत क्या हो सकते हैं? कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत होते हैं। और सिंचाई कैसे कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके होते हैं? एक होता है आपका पारंपरिक तरीके, जैसे कुआं, तालाब, नहर, इससे हम पानी पहुंचाते हैं। कैसे? घिरनी से, चेन पंप से, ढेकली से, रहट से इत्यादि से पानी हम अपने खेतों तक पहुंचाते थे। देखिए सारी व्यवस्था है ना यहाँ। इस तरीके से सिंचाई की व्यवस्था भी होती है। अब कुछ जगह छिड़काव तंत्र भी होता है। छिड़काव में क्या होता है? और इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अब वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पर ऊर्ध्व पाइपों की ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। और वो नोजल क्या होता है? और उसमें एक मोटर लगा होता है, और वहीं जब उसमें पाइप से पानी जाता है तो क्या होता है? वो नोजल क्या होता है? घूमता है और वो पूरे खेत में छिड़काव करता है। देखिए कैसे, यहाँ पाइप लगा है ना ये नोजल, और ये क्या होता है? ये घूमता है और घूम के चारों ओर पानी ये छिड़काव करता है। ये भी छिड़काव का तंत्र है। एक ड्रिप तंत्र होता है, ड्रिप तंत्र। अब इस ड्रिप तंत्र में क्या होता है? इस जानते हैं ये, इससे पानी बहुत बचता है और ये इस बूंद बूंद करके इससे जल प्राप्त होता है। देखिए ये पूरा का पूरा पाइप ये लाइन से है, और जहाँ पौधा है वहाँ एक ड्रिप लगा हुआ है, यहाँ वहाँ एक पतली एक पाइप लगी हुई है, और इसी से क्या होता है? बूंद बूंद करके हर पौधे को जल मिलता है। कि अब फलदार पौधों को जल देने का सबसे बढ़िया तरीका है ये। अगर फलदार पौधों को जल देने का ड्रिप तरीका जो है ना सबसे बेहतर होता है। उसके बाद एक और तरीका है निराई। अब निराई में क्या होता है? निराई में जैसे सोहनी नहीं बोलते हैं, उसमें क्या करता है? उसमें हम लोग निराई में खुरपी से करते हैं। कुछ लोग आपको खरपतवार निकालने के लिए, अवांछनीय पौधों को निकालने के लिए कई सारी व्यवस्था की जाती है। कुछ खुरपी के द्वारा होता है, कहीं रासायनिक केमिकल्स जो हैं वो रासायनिक द्रव्य को छींटकर आपको उसका हटाया जाता है, उस रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके। इसलिए निराई भी होती है। खेती में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं ना, उसी को हटाने को निराई कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है, और इसको सोहनी के माध्यम से किया जाता है। रासायनिक का प्रयोग करके भी इस निराई का काम किया जाता है। ठीक है। और फसल की कटाई। अब देखिए फसल की कटाई आती है, और फसल की कटाई आपको कैसे की जाती है? हंसिया से भी किया जाता है। फसल पकने के बाद इसकी कटाने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पे हंसिया से होता है, और बड़े स्तर पे किस चीज़ से होता है? बड़े स्तर पर मूवर, रीपर, हार्वेस्टर से की जाती है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ याद करने वाली बात है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है। जबकि रबी की फसल, रबी शीत ऋतु में लगाई जाती है ना, इसकी फसल कब कटाई जाती है? ये कौन कौन से रबी होते हैं? जैसे गेहूँ, चना, सरसों, इसकी कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल माह में होती है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधों के निचले भाग अवशेष में रह जाते हैं, और ये बाद में सड़ के खाद में काम आते हैं। कुछ लोग इसको जला देते हैं, लेकिन इसको जलाना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इससे प्रदूषण फैलता है। इसलिए जो बच जाते हैं ना खेत में, उसको जलाना बिल्कुल नहीं चाहिए, उससे प्रदूषण फैलता है। ठीक है, वो अपने आप विघटित होकर वो उसमें खत्म हो जाती हैं। अब देखिए जब कटाई होता है ना तो बहुत सारे पर्व मनाते हैं, क्योंकि 3-4 महीने की मेहनत के बाद फसल उगता है, फसल कटता है, और उसके लिए बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं बैसाखी मनाई जाती है, कहीं होली मनाई जाती है, कहीं दिवाली, बिहू आदि। ये क्या है? ये फसल पर्व के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब जब फसल काट लिया गया तो उसकी भंडारण आवश्यक है, यानी उसकी रख रखाव। तो ध्यान देना है कि फसल को ऐसे जगह काट के रखा जाए जहाँ वो पानी से न भीगे, सुरक्षित रहे। उसके बाद ऐसे फसल को सुखा के रखना चाहिए, ताकि फसल नमी में न रहे और वो अपना सड़े नहीं। तो जब भी फसल का भंडारण किया जाए,
डेहरी में रखा जाता है, टीन के ड्रम में रखा जाता है, कोठी में रखा जाता है ना, तो वहाँ रखने से पहले फसल को सुखा के रखा जाए, नहीं तो ऐसे ही काट के रख देने से फसल बर्बाद होने के चांस होते हैं। इसी भंडारण में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य संस्थान यानी FCI आपको के माल गोदाम बनाते हैं, जहाँ उसकी भंडारण किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आज के पाठ में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को जाना। खेतों में उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वर्षा ऋतु में उपजाने वाली फसल खरीफ, शीत ऋतु में उपजाने वाली फसल रबी और ग्रीष्म ऋतु में उपजाने वाली फसल जायद कहलाती है। हम लोगों ने पाठ में जाना। और क्या क्या जाना? खेती की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं करनी पड़ती है। बीज की बुआई उचित दूरी और उचित गहराई पर करना चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरक की उचित मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल में सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र और डीप तंत्र है। निराई द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है और अनाजों के भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखानी चाहिए। ये आपको पाठ से हमने आज सीखी। अब हम आगे देखते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर को और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो आइए हम आगे प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आइए अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। धान की फसल है क्या? रबी, जायद, खरीफ या क ख दोनों, यानी रबी खरीफ दोनों। तो क्या है? धान एक खरीफ फसल है। चना की फसल क्या है? तो चना की फसल रबी फसल है। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने को हम क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं। उसके बाद अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI के गोदामों में या अंग उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी को उलटने और पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्लियर? खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केंचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। पांचवा है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है। तो कौन तंत्र है? ड्रिप तंत्र है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम कॉलम ए को कॉलम मिलाने से। अब देखिए, एक खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है? किससे मिलेगा? खरीफ फसल हमारा है धान और एक से सी मिलेगा। रबी फसल, रबी फसल क्या है? 2 से ई मिलेगा। गेहूं, चना, मटर रबी फसल होता है। अब रासायनिक उर्वरक, तीसरा रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? यूरिया और सुपर फास्फेट होते हैं। कार्बनिक खाद क्या होता है? कार्बनिक खाद होता है आपको गोबर, मूत्र या पादप अवशेष। और हार्वेस्टर क्या होता है? ये कटाई का एक यंत्र है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? आइए देखते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अब उसकी आवश्यकता क्यों है? तो आइए देखते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए और अपना विकास करने के लिए जल की जरूरत होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता पौधों को होती है। बीजों का अंकुरन शुष्क परिस्थितियों में नहीं हो सकता है, यानी सूखे में नहीं हो सकता, इसलिए पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है जिसे सिंचाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसलिए पौधों में सिंचाई की आवश्यकता
होती है। आइए अगला देखते हैं, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। आइए खाद और उर्वरक में हम इस तालिका से देखते हैं। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है, यह कार्बनिक होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा अंतर, उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखिए, उर्वरक में पादप पोषकों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटासियम प्रचुरता में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या है, जैविक खाद से मिट्टी को जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्लियर है? चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ भोजन, स्थान और जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। और फसल को जो भोजन और पानी दिया जाता है वो भी खाते हैं, वो भी ग्रहण करते हैं, यानी फसल के हिस्से का वो भी खा जाते हैं, तो कम हो जाता है ना। इन अवांछनीय पौधों को ही खरपतवार कहते हैं और किसान के द्वारा इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। क्या? खेत की जुताई कर, खुरपी या हाथ से निकालकर या रसायनों का प्रयोग करके खरपतवारों की से बचाव किया जा सकता है। अब देखिए, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है। क्या है? खेत की मिट्टी को ठीक से तैयार करना, उन्नत या उत्तम बीज का चयन करना, समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय पर निकौनी, जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना और केंचुए का प्रयोग। इनके द्वारा आपको फसल की उपज में सुधार किया जा सकता है। आइए देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों। आइए देखते हैं, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मिट्टी को मल के रूप में बाहर निकाल देता है। यानी उसमें से रसायन जो ज़्यादा रहता है और जो हानिकारक हो जाता है उसको वो अधिकता को कम करके और अच्छे चीज़ों को अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। केंचुए मिट्टी को सरंध्र कर देती है, जिससे मिट्टी में हवा प्रवेश कर पाती है और अच्छी ऑक्सीजन के चलते उपज बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केंचुओं को उपलब्ध किया जा सकता है और इन्हीं सभी कारण से केंचुओं को किसान का मित्र कहा जा सकता है। आशा है आपको इन सारे प्रश्नों से लाभ हुआ होगा, और यदि आप वीडियो अगर तेज हो रहा होगा तो अगर प्रश्नों को उतारने में असावधानी होती है तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप उसके उत्तर को उतार लीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने छात्रों के साथ, अगर छात्र हैं तो अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि शिक्षक हैं तो मेरे प्रोत्साहन के लिए बच्चों को के साथ इसको शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।